Welcome to 10 Minutes Pathology. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin kama tuhibbu wa tarzaluhu. आज जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं किसकी? पेपरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड की। सो बेसिकली पेपरी कार्सिनोमा थायराइड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्रोमोसोम्स की रीअरेंजमेंट। अब इसमें क्रोमोसोम की रीअरेंजमेंट क्या होती है कि नॉर्मली आप याद रखें कि पेपरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड एक ख़ास इसमें इंपॉर्टेंट जीन है दैट इज़ इन्वॉल्व दैट इज़ कॉल्ड आरईटी जीन। ये जो आरईटी जीन है ये क्रोमोसोम नंबर 10 पे पड़ी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पीटीसी जीन भी क्रोमोसोम नंबर 10 पे पड़ी होती है। सो दो इम्पॉर्टेंट फिनोमेना इसमें चलते हैं। एक जिसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ये दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और एक जिसे हम कहते हैं दूसरा फिनोमेना जिसको हम कहते हैं इन्वर्जन, पैरासिंटेरिक इन्वर्जन, दैट इज़ कॉल्ड पैरासिंटेरिक इन्वर्जन। अब ज़रा इम्पॉर्टेंट सुन लें कि पैरासिंटेरिक इन्वर्जन ऑफ क्रोमोसोम क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ दिस इज़ द क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम पे ये वो एरिया है जिसने अभी यहाँ से ब्रेक हो जाना है। अब इस क्रोमोसोम की एरिया पे लेट्स सपोज ये ऑन्कोजीन था या आरईटी ऑन्कोजीन का एक हिस्सा था और लेट्स सपोज यहाँ पे दूसरा हिस्सा है। सो अब होगा क्या कि जब ये ब्रेक हुआ, ठीक है, अब ब्रेक होने के बाद ये फ्लिप करेगा यानी ऑपोजिट एंड इसके मिल जाएंगे। लेट्स सपोज अब जो एंड आएगा जब दोबारा लगेगा ये हिस्सा यहाँ से ब्रेक होने के बाद दोबारा जब उसी क्रोमोसोम पे दोबारा लगा है तो जो इसका एंड ये वाला एंड था, दिस वाला एंड, ये वाला एंड जो है वहाँ पे अब इस पोजीशन पे फिट इन हो जाएगा और इसका जो दूसरा एंड था वो इसका इस पोजीशन पे फिट इन हो जाएगा। इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ दी क्रोमोसोम, यानी एक हिस्सा क्रोमोसोम का टूट के जब वो ऑपोजिट फ्लिप बैक करे और दोबारा इंसर्ट हो जाए और अब दोबारा इन्वर्टेड इंसर्शन की वजह से इसका जो हिस्सा पहले ब्लू था अब वो चला गया दूसरे एंड पर, लेट्स सपोज वो चला गया 3 एंड पे, और जो रेड वाला हिस्सा है वो चला गया 5 एंड पे। इसका मतलब है कि क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल ने अपनी अरेंजमेंट को चेंज किया है। इस अरेंजमेंट की चेंज होने की वजह से इस अरेंजमेंट के चेंज होने की वजह से आरईटी जीन जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वो एबनॉर्मल हो जाता है और उसके अंदर ज़्यादा वो ऑन्कोजेनिक पोटेंशियल आ जाता है। हम लफ्ज़ जब इस्तेमाल करते हैं ऑन्कोजेनिक, ऑन्कोजेनिक से मुराद ये है कि एक जीन के अंदर कितना पोटेंशियल मौजूद है कि वो ट्यूमर कॉज कर सकती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑन्कोजेनिक पोटेंशियल। अब सो आपने अभी जो पहली वजह पेपरी कार्सिनोमा थायराइड की देखी वो ऑन्कोजेनिक पोटेंशियल पैरासिंटेरिक इन्वर्जन की वजह से थी। यानी क्या हुआ था कि क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूटा और टूट के वो दोबारा इस तरह से लगा कि ऑपोजिट एंड जो है वो लग गए हैं, दूसरे एंड के साथ मीट हो गए हैं। इसको कहते हैं इन्वर्जन, यानी उल्टा होकर क्रोमोसोम कि अगर पहले 3 पोजीशन पे लगी हुई थी वो 5 पोजीशन पर लगी और 5 पोजीशन वाला जो है वो 3 पोजीशन पर लग गया है। इसका मतलब है कि अब जेनेटिक यानी न्यूक्लियोटाइड्स ऑपोजिट या एबनॉर्मल लग गए हैं, उसकी वजह से वो जो जीन का एरिया जिसको हम आरईटी जीन कहते थे वो अब एबनॉर्मल हो चुका है। सो इसको कहते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, ठीक है। यानी क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूटा, टूटने के बाद ऑपोजिट एंड मिल गए, बिनिस्बत सीधे एंड मिलने के ऑपोजिट एंड जो है वो मिल गए हैं, उसको हमने कहा पैरासेंटेरिक इन्वर्जन। अब जो दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है दैट इज दी फ्यूजन। फ्यूजन कैसे होती है? ट्रांसलोकेशन ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम है और उस क्रोमोसोम के एक एंड पे एक क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, जीन पड़ा हुआ है और शायद दूसरा भी वहीं पे पड़ा हो या हो सकता है कि दूसरा ऑपोजिट जीन पे पड़ा हुआ। तो ये जो जीन था जिसको हमने नाम दिया था आर ई टी का, क्या नाम दिया था? आर ई टी। इसके साथ एबनॉर्मल जीन फ्यूज हो गई है तो अब ये जीन दोनों इकट्ठे लग गए। इसको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि एक जो जीन होता है, लेट्स सपोज अगर ये एक जीन है, इसने एक प्रोटीन बनाना है और वो जो प्रोटीन इसने बनाना है
वो इसने बनाना है नॉर्मल प्रोटीन। सो एक जीन जो एक प्रोटीन बनाती है वो अ, एक नॉर्मल प्रोटीन होती है। जब उसी जीन के साथ दूसरा जीन आकर फ्यूज हो जाता है, ये देखिए हमने फ्यूज कर लिया। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कहलाएगा एबनॉर्मल। वो क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल। ये मैंने बना दिया एबनॉर्मल। तो ये जो एबनॉर्मल प्रोटीन बना दैट इज बेसिकली कॉल्ड ट्यूमर। सो ये जो ट्रांसलोकेशन होने की वजह से एक क्रोमोसोम पर एक जीन के साथ दूसरा जीन आकर मिल जाता है और खाम खा की रिश्तेदारी बना लेता है, वो खाम खा की जो रिश्तेदारी है उसकी वजह से एबनॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं। अब जल्दी से चलते हैं इस डायग्राम की तरफ। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली होता क्या है कि रिसेप्टर्स हमेशा से इस तरीके से काम करते हैं कि रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, इन रिसेप्टर्स को कहते हैं ग्रोथ रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं इनको? ग्रोथ रिसेप्टर्स। ग्रोथ रिसेप्टर्स चाहे किसी भी सेल के अंदर हो, वो ऑर्डर लेते हैं ऊपर से। यानी ये एक सेल है और उसके ऊपर ये रिसेप्टर लगा हुआ है, तो ये जो गोल दायरा मैंने बनाया ये वो ग्रोथ सिग्नल था जो इस रिसेप्टर के साथ लगा। वंस जब इस रिसेप्टर के इस जगह पे, ये जो खाली जगह है, इस पे जाके ग्रोथ का फैक्टर या कोई भी सिग्नल आके लगता है, तो ये रिसेप्टर अपने सिग्नल्स अंदर देता है और पहले जो जीन जिसको वो एक्टिवेट करता है दैट इज कॉल्ड अ रैस जीन। ये जो रैस जीन है ये वो जीन है जो कि एक्टिवेट हो रहा है बाय एडिंग द फॉस्फेट ग्रुप। यानी फॉस्फेट ग्रुप जब फॉस्फोराइलेशन होगी तो ही रैस एक्टिवेट होगा। सो रैस जब एक्टिवेट होता है वो ऑर्डर्स को ट्रांसमिट करता है फर्दर नीचे की तरफ, और जो निचले लेवल पे ग्रोथ फैक्टर्स हैं या ग्रोथ जीन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। वो बी रैफ पाथवे भी हो सकता है और वो P13 के पाथवे भी है, और दोनों पाथवे आखिर में जाके न्यूक्लियस के लेवल पर इस थायराइड सेल के न्यूक्लियस को ऑर्डर देते हैं कि हमें आप थायराइड हार्मोन बना के दें, या जो सिग्नल जो ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करें। सो जो एग्जीक्यूशन होती है ये हमेशा कहाँ होती है? एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियस। अब हो क्या रहा है, ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना क्या, एक रिसेप्टर पे जाके कोई ग्रोथ फैक्टर आके लगा, उस ग्रोथ फैक्टर ने इन सारे सिग्नल्स को एक्टिवेट किया, और ये सारे सिग्नल जब एक्टिवेट हुए तो उसकी वजह से रैश भी एक्टिवेट हुआ। रैश ने बी रैफ को एक्टिवेट किया, बी रैफ ने P13 को भी एक्टिवेट कर सकता है रैश, और एंड रिजल्ट क्या होगा कि ये न्यूक्लियर लेवल पर चेंज आ गई और न्यूक्लियस ने अपना ऑर्डर आगे फर्दर एग्जीक्यूट किया और सार प्रोटीन बने। अब किसी भी वजह से ये अगर इन जीन्स पे किसी भी पाथवे के अंदर म्यूटेशन हो जाएं तो उनकी वजह से एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी। वो क्यों? उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमेशा अल्लाह ताला ने एक चीज़ का चेक एंड बैलेंस बनाया। वो चेक एंड बैलेंस कैसे है? आइए मैं आपको बताता हूँ चेक एंड बैलेंस नॉर्मल होता कैसे है। वो इस तरीके से है कि एक सेल अगर ये मौजूद है और दूसरा सेल यहाँ मौजूद है, हर सेल के ऊपर एक रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। जब उनको ग्रोथ का ऑर्डर आता है तो ये आपस में ग्रो करते हैं, यानी खुद ग्रो करते हैं, और जब ग्रो करके उनकी एक की सेल की वॉल दूसरे की सेल के वॉल के साथ मिल जाती है तो ये नेगेटिव ऑर्डर देते हैं कि भाई अब मज़ीद हमें किसी किस्म का फर्दर ग्रोथ नहीं करानी। सो नो फर्दर ग्रोथ अकर, नो फर्दर ग्रोथ, यानी बेसिकली तौर पे सेल जो हैं वो अपनी ग्रोथ को नहीं कराते, मजीद ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। दैट इज कॉल्ड नो ग्रोथ। सो नो ग्रोथ के सिग्नल आ जाते हैं। अब ये तो है नॉर्मल सेल के अंदर, कि नॉर्मल सेल के अंदर एक सेल ग्रो करता है और जैसे ही उसकी वो मिल जाती है, एक सेल दूसरे सेल के साथ मिल जाता है तो फर्दर ग्रोथ रुक जाती है। अब यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी हो रही है। एबनॉर्मेलिटीज क्या हो रही हैं? हर लेवल पे एबनॉर्मेलिटी हो रही है फॉर एग्जांपल, और हर लेवल पे एबनॉर्मेलिटी की वजह से ट्यूमर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर खुदा ना खास्ता ये जो रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं थायराइड के ऊपर, इनके अंदर म्यूटेशन हो जाए, और म्यूटेशन की क्या वजह हो? वो हो सकता है कि उनके अंदर म्यूटेशन इस वजह से हो कि उनकी जो RET जीन थी, ये RET जीन ये एबनॉर्मली फ्यूज कर गई है। ये एबनॉर्मली फ्यूज कर गई है इसके साथ, ये PTC जीन के साथ। सो मैंने जैसे पहले बताया था कि RET जीन अगर खुदा न खास्ता
पीटीसी जीन के साथ फ्यूज़ कर गई, तो उसका मतलब है कि अब जो रिसेप्टर बना है ये एबनॉर्मल रिसेप्टर है। और इस एबनॉर्मल रिसेप्टर की क्या खासियत है कि ये अब फर्दर ऑर्डर अपने ही जनरेट करना शुरू कर देगा, जिसको कहते हैं ऑटोनोमस सिग्नल्स। सो ऑटोनोमस का मतलब क्या है? ऑटोनोमस का मतलब होता है कि ये जो सेल का रिसेप्टर है, अब ये बाहर से ऊपर से ऑर्डर नहीं लेगा और अपनी मर्जी से सिग्नल नीचे देना शुरू कर देगा। और जैसे कि नीचे वालों को तो वैसे भी नहीं पता कि हो क्या रहा है, वो डिपेंडेंट होते हैं इन सिग्नल्स पे। ये वाला डिपेंडेंट है इस वाले पर, ये वाला डिपेंडेंट है इस वाले पर, और ये डिपेंडेंट होता है इस वाले रिसेप्टर पे। सो अगर इस रिसेप्टर की म्यूटेशन हो जाएगी तो उसकी वजह से पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड हो सकता है। अब इसी तरीके से डिफरेंट ट्यूमर्स की म्यूटेशन की वजह से ट्यूमर्स हो सकते हैं, और हर लेवल पर डिफरेंट टाइप के जीन्स या म्यूटेंट होते हैं तो डिफरेंट टाइप के कार्सिनोमास होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर खुदा ना खास्ता ये रैस जीन म्यूटेंट हो जाए तो इसकी वजह से ज़्यादा जो ट्यूमर कॉमन है वो फॉलिकुलर एडिनोमास हैं, वो फॉलिकुलर कार्सिनोमास हैं, या फिर फॉलिकुलर वेरिएंट पेपिलरी कार्सिनोमा का, वो भी रैस जीन की म्यूटेशन की वजह से होता है। अगर खुदा न खास्ता बी रैफ जीन की म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से ज़्यादा कॉमन जो ट्यूमर है वो टॉल सेल वेरिएंट ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा है। मैं लिख देता हूँ, जिसको मैंने टी सेल कहा था पिछली दफ़ा, तो लोग कंफ्यूज हुए थे, वो दैट इज़ कॉल्ड टॉल सेल वेरिएंट। और एक एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है जो कि इसी का एक ट्यूमर है थायराइड का, उसकी वजह से भी एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा हो सकता है। इसी तरीके से अगर P13K की म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से फॉलिकुलर कार्सिनोमा हो जाएगा। सिमिलरली साथ PTEN, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, अगर ये अपना काम करना छोड़ दे तो इसकी वजह से भी एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो कार्सिनोमा हो सकता है। और ख़ासतौर पे कार्सिनोमास कौन से? एनाप्लास्टिक कार्सिनोमास हो सकते हैं। इसके अलावा अगर न्यूक्लियस के लेवल पर दो क्रोमोसोम्स की आपस में एबनॉर्मल फ्यूजन होगी, वो दो क्रोमोसोम, दो जीन्स कौन से हैं? दो क्रोमोसोम पे जो जीन्स लगे हैं वो आपस में एबनॉर्मली फ्यूज हो गए, वो कौन से हैं? पैक्स 8 और साथ PPAR-G। सो पैक्स 8 और PPAR जीन की फ्यूजन होने की वजह से भी ट्यूमर हो सकता है, और वो ट्यूमर कौन सा होगा? दैट इज फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड। सो डिफरेंट ट्यूमर्स की जो वजह या इटियोलॉजी है वो जेनेटिक लेवल पर वो डिफरेंट है, कि अगर डिफरेंट जीन्स म्यूटेंट हो तो उसकी वजह से डिफरेंट ट्यूमर्स हो सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर ये रिसेप्टर जो है अबनॉर्मल हो जाए, और अबनॉर्मल होने की वजह क्या थी? RET जीन अगर एबनॉर्मली फ्यूज कर ले किसके साथ? पीटीसी के साथ, ये पीटीसी, तो उसकी वजह से ये जो रिसेप्टर बनेगा, अब ये ख़तरनाक वाला रिसेप्टर है, और ये रिसेप्टर अपनी सिग्नल देना शुरू कर देगा और कहेगा न्यूक्लियस को कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ सिग्नल्स या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स को बनाएं। So this is how the molecular genetics or pathophysiology take place in the thyroid papillary carcinoma of thyroid, not even in the papillary carcinoma, but also in other variants of the papillary carcinoma. Thank you very much. Welcome to